स्त्री जो कि समाज का एक अभिन्न हिस्सा है, उसी समाज का एक अभिन्न सच है महावरी या पीरियड्स, जो स्त्री और पुरुष में भिन्नता का कारण माना जाता है और अक्सर ये आत्म उत्पीड़न का रूप ले लेता है। समाज के जागरूक नागरिक होने के नाते यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पीरियड्स और पीरियड से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स के बारे में आज बात करें, और इसीलिए यह हमारी पोथी पत्री फाउंडेशन को निर्माण किया गया है, जो महिलाओं की सेवा और सुरक्षा के लिए नियमित है। नमस्कार, मैं अनामिका पांडे और आज हमारे बीच पटना के जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर शिव शंकर मिश्रा जी हैं, जिनसे आज हम महिलाओं से जुड़े कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। मैं डॉक्टर शिव शंकर मिश्रा पारस एचएमआरआई पटना में कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट की भूमिका पर हूँ। आज मैं पोथी पत्री फाउंडेशन के माध्यम से आप लोगों के सवाल का जवाब दूंगा, जो भारतीय महिलाओं के लिए जानना बहुत जरूरी है। आजकल की बढ़ती आबादी में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले भारत में जो लड़कियां हैं उन्हें उनके नॉर्मल एज से पहले ही मेनार्क आ जाता है, वो अचीव कर लेती हैं। तो सर, इसका क्या साइन है, क्या सिम्टम है कि ये आखिर ये कैसा लक्षण है? क्योंकि लड़कियों को आ जाता है मेनार्क, उन्हें लगता है कि ये नॉर्मल है, फिर 2-3 साल के बाद फिर शुरू हो जाता है, बीच में गैप हो जाता है। लेकिन कुछ लड़कियों को आजकल देखा जा रहा है 7 वर्ष में, 9 वर्ष में, 10 वर्ष में मेनार्क आ जाता है, जबकि सही समय पीरियड्स के आने का आई थिंक 12 वर्ष है या 13 वर्ष है। तो इसका क्या साइन है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे जरूरी बात ये हमें समझनी है कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं पीरियड्स में या बॉडी के किसी फंक्शन में, चूंकि पीरियड्स जो होता है वो हार्मोनल कंट्रोल्ड होता है। तो जो भी हमारी लाइफस्टाइल है, खास करके बच्चियों की अगर हम बात करें या छोटे लोगों की बात करें, जो ज्यादा समय हम लोग स्क्रीन पे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर है, हमारी डाइटरी हैबिट्स चेंज हो चुकी हैं। जो आज से 25-30 साल पहले थी डाइटरी हैबिट, उसके अलावा हम वेस्टर्नाइज डाइटरी हैबिट्स बोल सकते हैं। हम ज्यादा जंक फूड या फास्ट फूड के तरफ ज्यादा जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये बॉडी में चेंज करती हैं, चाहे वो सर्कैडियन रिदम हो, हमारे सोने का ड्यूरेशन कम होना, या हमारी फिजिकल एक्टिविटी के कारण हार्मोनल चेंजेस होना, ये सब एक तरह से क्युमुलेटिव फैक्टर हैं जो पीरियड्स को प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहा जाता है इसको हमारी भाषा में। और ये समय से पहले आ जाता है। जैसे आपने कहा कि पहले 12-13 साल एक एज माना जाता था, अभी 7 साल 8 साल में भी हो रहा है। स्कूल गोइंग बच्चों में जिन्हें इनकी समझ भी नहीं है, उनमें भी ये हो जा रहा है। तो ये सब कुल मिला के हम कारण अगर देखेंगे तो लाइफ स्टाइल ही है जो चेंज हो गया है। और चेंज इन द सेंस कि हमने एक तरह से कॉपी करना शुरू कर दिया है बाहर के देशों को, और इतना ज्यादा हम कॉपी कर चुके हैं कि हमने उनको भी पछाड़ दिया है और हम ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, डाइटरी हैबिट्स का चेंज होना, हार्मोनल इंटेक्स, जो हम खाना भी ले रहे हैं वो भी कितना शुद्ध है हमें नहीं पता, ये सारी चीजें इस चीज में हावी हो रही है। ओके सर, तो सर ये 7 साल की जो बच्चियों को ये चीज हो रहा है, तो बच्चियां तो नादान है, उन्हें तो पता नहीं है, तो ये उनके माँ बाप का कर्तव्य बनता है कि उन्हें इस चीज को बताएं और इसके बारे में जानकारी भी दी जाए कि हाँ, कौन कौन से ऐसे खान पान है जिस पे सुधार कर सकते हैं। क्योंकि एक 7 साल के बच्चे क्या खाते हैं, 8 साल की बच्चियां ज्यादातर लोग फास्ट फूड का ही सेवन करते हैं। अब हम उन्हें बोले हरी सब्जियां खाओ तो वो चीज वो नहीं खाते हैं। तो सर, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, बोलने? देखिए, ऐसा नहीं है केवल ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, तो शुरुआत वहां से भी होनी चाहिए। क्योंकि जितना वो अपने माता पिता की बात मानते हैं, उससे ज्यादा वो अपने शिक्षक की बात मानते हैं। करेक्ट। तो अगर हमें स्कूल से ही शुरुआत कर दी जाए कि ऐसी चीजें हैं कि आपको डाइटरी हैबिट्स ये रखनी है, बैलेंस डाइट जिसे कहा जाता है, और डाइट के अलावा भी जो स्क्रीन टाइम है वो हमारे सर्कैडियन रिदम को चेंज करता है, सोने की साइकिल को चेंज करता है, जो अल्टीमेटली हार्मोन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये पेरेंट्स के साथ साथ स्कूल के जो टीचर हैं, जो अध्यापक हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि पहले नॉर्मल क्या है वो पढ़ाया जाए, वो बताया जाए, जो अधिकांशतः हमारे समय में नहीं बताया जाता था। वो चैप्टर ही स्किप कर दिया जाता था कि ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। उस धारणा को खत्म करके अगर स्कूल से ये शिक्षा दी जाएगी तो कोई भी इसको एज अ टैबू नहीं लेगा। अपने बॉडी को समझेंगे बच्चे, उनकी बॉडी में क्या बदलाव आ रहे हैं वो समझेंगे और उस हिसाब से अडेप्ट हो जाएंगे। तो इतना भी टफ नहीं है, कोशिश सबको करनी होगी। यस सर, अब तो ये बच्चों और उनके माँ बाप पे निर्भर करता है कि वो किस तरीके से अपने बच्चों के ध्यान रखें। जी सर, इसी से जुड़ता मेरा अगला प्रश्न भी ऐसे ही है, जैसे कि अभी हमने छोटी बच्चियों के बारे में बात किया, अब हम कुछ बड़ी महिलाओं जिन्हें अपनी उम्र से पहले, नॉर्मल एज से पहले, कुछ कह सकते हैं प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद उन्हें मेनोपॉज आ जाता है सर, जो कि एक नॉर्मल एज कम
से कम एक महिला को 45 या 48 इयर्स के एज में उन्हें मेनोपॉज आना चाहिए, लेकिन उससे पहले उन्हें आ जाता है। सर, तो इसका क्या लक्षण है, और इसके बाद कुछ समय के बाद कहते हैं कि 10 या 12-15 साल के बाद फिर ज्यादातर देखा गया कि 55 से लेके 65 साल की महिलाओं को वापस से पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होता है, जिससे शायद एंडोमेट्रियल कैंसर का साइन माना जाता है। तो सर, ये कैंसरस चीज से कैसे महिलाएं बच सकती है, और जैसे बच्चियों को सुधार करना चाहिए तो महिलाओं को भी किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए आफ्टर प्रेगनेंसी, या फिर जो प्रेग्नेंट नहीं भी हो रही हैं उन्हें भी एक बहुत जल्दी ही मेनोपॉज आ जाता है 35-40 की एज में, और फिर वो कैंसरस बनते जाते हैं। तो सर, इसका क्या साइन है और क्या सिम्टम्स है? जी, जो रीजन बच्चों के लिए है वही बड़ों के लिए भी लागू होते हैं। yes, बड़ों के केस में एक थोड़ा ये ऐड हो जाता है कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। yes, स्ट्रेस इंड्यूस जो चेंजेस हैं बॉडी में वो दिखने शुरू हो जाते हैं। रही बात मेनोपॉज की, जिसका एज अभी कम हो गया है, पहले ये 48-50 माना जाता था, अब 36-37 में भी हो रहा है, 38 में भी हो रहा है। ये सारे जो चेंजेस हैं ये बॉडी और हार्मोन से रेगुलेटेड हो रहे हैं। yes, sir. स्ट्रेस हो, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन उनका भी हो रहा है। डाइट तो हमारी प्रॉपर नहीं होती है जब हम एक सर्टेन एज क्रॉस करते हैं। जो ऑफिस गोअर्स हैं, खास करके जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस वाली लड़कियां, जी, तो कल्प्रिट एक ही है, आपका लाइफ स्टाइल बदल चुका है पहले की तुलना में, तो आपको अब जरूरत से ज्यादा शरीर का ध्यान देना होगा। यस सर। स्ट्रेस इंड्यूस्ड बहुत सारी बीमारियां हैं, उसमें केवल एंडोमेट्रियम में होने वाले चेंजेस या बॉडी में होने वाले चेंजेस को नहीं बोल सकते, ओवरऑल बॉडी में चेंज आ रहे हैं, चाहे वो ओवरी में हो, चाहे एंडोमेट्रियम हो, इवन इन ब्रेन। तो ये सारे फैक्टर एसोसिएटेड हैं लाइफस्टाइल से ही। सर, ये तो आपने बता दिया कि जो महिलाएं हैं जो वर्किंग है या जो स्ट्रेस लेती हैं, मैं उनकी बात करना चाहूंगी जो प्रेग्नेंट हो, जैसे कि मान के चलिए एक महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया, दूसरे बच्चे के बाद तक उन्हें पीरियड आ रहा है, लेकिन तीसरे बच्चे के आने के बाद जो उनका 9th मंथ का पाचुरेशन के बाद जो वो मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, उसके बीच में ही जो कहते हैं ना कि महिलाओं को बेबी के बाद पीरियड्स आते हैं जो उनके अंदर की गंदगी को बाहर निकालते हैं, लेकिन कुछ महिलाओं को ये आते ही नहीं है और उसके बाद ही उनका यहाँ पे पहला पीरियड के बाद वो रुकावट हो जाती है। तो उस केस में आप क्या कहना चाहेंगे, प्रेग्नेंट वुमेन्स के रिलेटेड बात करना चाहूंगी? देखिए, ये बहुत ही क्लियर कट टॉपिक नहीं है। बेसिकली आप जिस टर्म को कहना चाह रहे हैं, अगर मैं उसको सिंप्लीफाई करूं तो इसे लैक्टेशनल एमेनोरिया कहा जाता है। जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं उनमें पीरियड ना आना एक फिजियोलॉजिकल चेंज है, ठीक है, चाहे वो यूट्रस हो, यूट्रस का इन्वॉल्यूशन कहा जाता है। यूट्रस अपने पुराने शेप में आ रहा होता है, बच्चेदानी जो होती है डिलीवरी के बाद। तो बॉडी के सारे स्ट्रक्चर जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है फीमेल्स के, चाहे वो ब्रेस्ट में चेंजेस हो, मिल्क प्रोडक्शन में चेंजेस हो, ये सारे हार्मोन से संबंधित है। तो लैक्टेशनल एमेनोरिया जो है ये फिजियोलॉजिकल है, इसके लिए कोई डरने की बात नहीं है। रही बात कि 3-4 बच्चों के बाद जिसका मेनोपॉज आ रहा है, रीजन स्टिल नॉट वेरी क्लियर। वो उनकी बॉडी का चेंज है, किसी को 40 में आ रहा है, किसी को 45 में आ रहा है। हाँ, अगर हम तुलना 50 साल पहले या 40 साल पहले से करेंगे तो हम एग्जैक्टली कोरिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। सर, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अगर ऐसा होता है कि उन्हें उनके बच्चे जो उनके आखिरी जो भी जिसे भी वो बर्थ दे रहे हैं, उसके बाद अगर कम उम्र में उनका मेनोपॉज हो जाए तो क्या उन्हें मेडिकल फैसिलिटी के पास जाना चाहिए? बिकॉज मेनोपॉज कम उम्र, क्योंकि औरतों को लगता है चलो अब बच्चे हो गए, अब खत्म हो गया, तो ये चीज इसका कोई कुछ चीज से हमें दिक्कत नहीं हो, लेकिन उन्हें ये चीज मानना पड़ेगा कि पीरियड्स का ना आना ही उनकी बॉडी के लिए, उनके शरीर के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। तो आप इसके बारे में क्या दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर उन्हें मेनोपॉज आता है, समय से पहले अगर उनका पीरियड रुक जाता है, तो उन्हें कैसी मेडिकल फैसिलिटीज लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि ये कंप्लीटली एबनॉर्मल नहीं है। ओके सर। अगर मेनोपॉज समय से पहले आ रहा है विदाउट कॉजिंग एनी सिम्टम्स, शरीर में कोई लक्षण नहीं हो रहे हैं, यस सर, मेनोपॉज आ गया, उसके बाद आपकी जीवन शैली जो है उसी तरह से चल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी डॉक्टर से स्पेशली जाके मिलना है। ये अननेसेसरी स्ट्रेस ही देगा आपको। ओके। अगर आपको मेनोपॉज अटेंड कर लिया आपने, मेनोपॉज अटेंड करने के मल्टीपल डिफिनेशंस होते हैं जो बायोकेमिकल भी होते हैं, कुछ हार्मोन्स के टेस्ट करा के एग्जैक्टली कंफर्म किया जाता है कि अब मेनोपॉज आ चुका है। अगर ये सारा चीज साबित हो चुका है, या आपको लग रहा है कि आपके परिवार में सबको 45-50 साल में मेनोपॉज आ रहा था, आपको 35 में आ गया, तो ये कुछ अलग चीज हो गई। देन यू कैन गो टू गायनेकोलॉजिस्ट, आप उनसे जाके मिल सकते हैं। कुछ हार्मोनल टेस्ट होंगे कि ये सच में मेनोपॉज है या अंदर में शरीर में कोई बदलाव आ रहे हैं।
पहली जी, बात। सर। दूसरा, जिनको मेनोपॉज अटेंड हो गया उसके कुछ सालों के बाद अगर उनको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो रही है तो उसे इग्नोर नहीं करना है। यस सर। ये नॉर्मल नहीं होता है। और पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के अलावा और भी बहुत सारे साइन सिम्टम्स होते हैं, चाहे वो पेल्विक पेन हो या पेशाब में जलन हो या पेशाब करते समय कूल्हों के पास दर्द होना। ये सारे एक एडिटिव सिम्टम्स हैं जो एंडोमेट्रियल कैंसर की तरफ संकेत कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये कैंसर ही हो। तो आपके इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग कैंसर में कन्वर्ट हो रहा है ऐसा जरूरी नहीं है। आपको जाके अपने डॉक्टर से मिलना है, गायनेकोलॉजिस्ट मोस्ट प्रेफरेबली। हो सकता है वो यूटीआई हो सकता है वो इन्फेक्शन के कारण हो रहा हो सकता है वो बेसिक डिस्चार्ज हो या तो पस के साथ या ब्लीडिंग के साथ। तो एक लक्षण है बस ये एंडोमेट्रियल कैंसर का, बट हर किसी को कैंसर हो रहा है ऐसा नहीं है। तो अगर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो रही है, डॉक्टर से मिले, जांचें करवाएं, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो या स्कैन हो पेट का, आइडिया लग जाता है कि यूट्रस में क्या बदलाव आ रहे हैं। और अगर इंडोमेट्रियल कैंसर डायग्नोस हो जाता है तो किसी भी डायग्नोसिस के लिए टुकड़े की जांच करना जरूरी है। टुकड़े की जांच से कैंसर नहीं फैलता है। तो केवल रेडियोलॉजी की बेसिस पे या केवल स्कैन की बेसिस पे हम नहीं कह सकते कि इसको कैंसर हो गया। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, रेडियोलॉजी होती है, उसमें हिस्टोपैथोलॉजी होती है, टुकड़े की जांच होती है। सर, तो बेसिकली यही है कि हमें सिम्टम्स को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर किसी को ये चीज हो रहा है तो जो भी हमारे दर्शक इस चीज को देख रहे हैं, मेरा उनसे यही निवेदन है कि अपनी शरीर की रखवाली आप खुद कर सकते हैं। आपके अंदर अगर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं तो उसे अनसुना मत कीजिए, अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए।